प्यारे बच्चों, आज 29/6/2022 को क्लास 11th सेकेंड टर्म परीक्षा सेकेंड सिटिंग में होम साइंस का था। उसी का आंसर मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। एक बार आप लोग अपना मिलान कर लीजिए। अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और होम साइंस के बच्चों तक यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला आपका क्वेश्चन आया था, कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्य क्या है। तो इसका मुख्य कार्य है बच्चों ऊर्जा तथा उष्णता प्रदान करना। दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिनों के नाम बताइए। तो विटामिन ए है, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के है। तीसरा है विटामिन ए की प्राप्ति के साधन बताइए। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो शरीर में विटामिन ए की भरपाई करने के लिए अंडा, दूध, गाजर, पीली या नारंगी सब्जियां, पालक, स्वीट पोटैटो, पपीता, दही, सोयाबीन और दूसरे पत्तेदार हरी सब्जियां का सेवन किया जा सकता है। इसकी कमी से होने वाले रोग तो रतौंधी, अंधापन, श्वसन प्रणाली में संक्रमण, पेशाब की नली में संक्रमण, एनीमिया, रोग प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होना। चौथा है अपरिष्कृत वस्तु किसे कहते हैं। तो पुराना अखबार, टूटे फूटे घरेलू सामान, खाली कांच की बोतलें, प्लास्टिक आदि जो दोबारा प्रयोग नहीं हो पाएगा उसे हम लोग अपरिष्कृत वस्तु कहते हैं। पांचवा है मिश्रित तंतु किसे कहते हैं। तो मिश्रित तंतु प्राकृतिक रेशा के साथ मानव निर्मित रेशा को मिलाकर बनाया जाता है। इस प्रकार के बने वस्त्र टिकाऊ, चमकदार, धोने में आसानी और प्रेस करने की भी ज़रूरत कम होती है। इसमें अनुपात 80:20 और 66:33 का होता है, जैसे टेरिकॉट, कॉटवूल आदि। छठा है आधारभूत परिसज्जा किसे कहते हैं। तो आधारभूत परिसज्जा द्वारा वस्त्र साफ, सफ़ेद, चमकीले व कड़क हो जाते हैं। सातवां है मूल्यांकन के प्रकारों का उल्लेख करें। तो मूल्यांकन के प्रकार निम्न है। पहला है निर्माणात्मक मूल्यांकन, फिर है संकलनात्मक मूल्यांकन, फिर है निर्माणात्मक और संकलनात्मक मूल्यांकन में अंतर। चौथा है मानक संदर्भित मूल्यांकन और मानदंड संदर्भित मूल्यांकन। खंड ख मतलब सेक्शन बी से आपका क्वेश्चन था 8वां, कार्य सरलीकरण से क्या अभिप्राय है। तो कार्य सरलीकरण से तात्पर्य है कि हमारा काम करने का तरीका इस प्रकार हो कि कम से कम समय और शक्ति को व्यय करके अधिक से अधिक कार्य पूरा किया जा सके। देवदास के अनुसार किसी भी कार्य को कम मात्रा में समय व शक्ति के उपयोग द्वारा करने की तकनीक को कार्य सरलीकरण कहते हैं। 9वां है ऊनी वस्त्र को धोते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए तथा क्यों। तो ऊनी वस्त्र को धोते समय निम्न सावधानी बरतनी चाहिए। पहला, ऊनी कपड़ों को हमेशा सूखे स्थान पर रखना चाहिए। लापरवाही के चलते कई बार हम बाथरूम में भी ऊनी कपड़ों को छोड़ देते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है। जो ऊनी कपड़े आप उपयोग में ना ला रहे हो उन्हें धूप में सुखाकर किसी सूखी और बंद जगह पर रख दें। दूसरा, जिस अटैची या बक्से में आप कपड़े रख रहे हो उसमें पहले अखबार बिछाकर उस पर कुछ नीम की सूखी पत्तियां रख दे। इससे नमी नहीं रहेगी और आपके कपड़े सुरक्षित रहेंगे। तीसरा है ऊनी कपड़ों को धुलने के लिए हमेशा लिक्विड डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा ऊनी और गर्म कपड़ों को मुलायम ब्रश से ही साफ करना चाहिए। वॉशिंग मशीन में भी ऊनी और गर्म कपड़ों को नहीं धोना चाहिए। चौथा है नमी ऊनी और गर्म कपड़ों की दुश्मन होती है। नमी के कारण ऊनी कपड़ों में फंगस लग जाते हैं, जो दिखाई तो नहीं पड़ते लेकिन सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। इसलिए गर्म कपड़ों को धूप में दिखाना बहुत आवश्यक होता है। पांचवा है ऊनी और गर्म कपड़े बेहद मुलायम होते हैं, इन्हें गर्म पानी से दूर रखना चाहिए। गर्म पानी में धुलने से कपड़े सिकुड़ जाने का खतरा रहता है, इसलिए इन्हें ठंडे पानी में ही धोना चाहिए। हालांकि बहुत गंदे कपड़े धोने के लिए हल्के गुनगुने पानी का उपयोग किया जा सकता है। छठा, अगर ऊनी कपड़ों पर कोई दाग लग जाए तो पहले पानी को हल्का गुनगुना कीजिए। ध्यान रखें पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अब इस गुनगुने पानी में थोड़ा सा स्पिरिट मिला दें। इस स्पिरिट वाले गुनगुने पानी से ऊनी कपड़े को धोएं। सातवां है ऊनी कपड़ों को प्रेस करते समय सामान्य आयरन के उपयोग से बचना चाहिए। ऊनी और गर्म कपड़ों के लिए हमेशा स्टीम आयरन यहाँ हो जाएगा बच्चों, आयरन का ही प्रयोग करना चाहिए। अगर घर में स्टीम आयरन नहीं उपलब्ध है तो ऊनी और गर्म कपड़ों के ऊपर एक सूती का कपड़ा रखकर प्रेस करें। 10वां क्वेश्चन है नायलॉन को जादुई तंतु कहा जाता है क्यों। तो नायलॉन के आविष्कार का श्रेय डॉक्टर वेलेस एच कैरोथर्स और उसके साथियों को जाता है। नायलॉन एक ऐसा जादुई तंतु है जिसके समान प्रकृति में कोई तंतु नहीं। नायलॉन की खोज के बाद से
वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में एक नए अध्याय का सूत्रपात हुआ। नायलॉन वस्त्र धोने, सुखाने और प्रेस करने में काफ़ी कम समय और श्रम लगाता है। इनकी देखभाल भी आसान है। प्रकृति में स्थित अन्य तंतुओं से शक्ति और लचीलेपन से अन्य कोई तंतु इसकी बराबरी नहीं कर सकता। आज के व्यस्तता तथा संघर्ष के युग में नायलॉन वस्त्र अत्यधिक आरामदेह और टिकाऊ सिद्ध हुई है। यही कारण है कि ये वस्त्र सामान्य जीवन के अभिन्न अंग बन गए हैं। इसकी लोकप्रियता निरंतर बढ़ती जा रही है। 11 नंबर क्वेश्चन है, संसाधन किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का उल्लेख करें। तो जेम्स फिशर के शब्दों में संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करती है। संसाधन शब्द का अभिप्राय मानवीय उपयोग की वस्तु से है। ये प्रकृति और सांस्कृतिक दोनों हो सकती है। भूमि, जल, वन, वायु, खनिज, घरों, भवनों, परिवहन एवं संचार के साधन, ये संसाधन काफ़ी उपयोगी भी हैं और मानव के विकास के लिए आवश्यक है। संसाधन शब्द का अभिप्राय मानव उपयोग की वस्तुओं से है। संसाधनों को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत कर सकते हैं। इनमें से प्रमुख वर्गीकरण और वर्गीकरण के आधार इस प्रकार है। पहला है जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। जैव संसाधन में क्या है, तो इन संसाधनों में वन, वनोत्पाद, फसलें, पंछी, वन्य जीव, मछलियाँ व अन्य समुद्री जीव जैव संसाधनों के उदाहरण हैं। ये संसाधन नवीनीकरण है क्योंकि वे स्वयं को पुनरुत्पादित व पुनर्जीवित कर सकते हैं। कोयला और खनिज तेल भी जैविक संसाधन है, परंतु ये नवीनीकरण नहीं है। इसमें आपका है वन। भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियों को 6 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कटीली झाड़ियाँ, ज्वारीय वन और पर्वतीय वन। फिर है वन्य जीव। तो भारत में वन्य जीवों की बहुसंख्या प्रजाति पाई जाती है। ज्ञात विश्व में जानवरों की पाई जाने वाली कुल 1.05 मिलियन प्रजातियों में लगभग 75,000 मतलब 7 से 46% भारत में पाई जाती है। पशुधन, विश्व की लगभग 57% भैंसों और लगभग 15% गाय बैल भारत में पाए जाते हैं। भारत के 2/3 से ज़्यादा मवेशी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक और राजस्थान राज्यों में है। फिर है मत्स्यिकी। तो भारत में विभिन्न प्रकार की मछलियों के 1800 से ज़्यादा प्रजातियां विद्यमान हैं। भारत में 4 प्रकार की मत्स्यिकी जैसे सागरीय मत्स्यिकी, स्वच्छ जल तथा अंतरस्थलीय मत्स्यिकी, एस्चुरी मत्स्यिकी और पेरल मत्स्यिकी पाई जाती है। फिर है अजैविक संसाधन, बी पॉइंट। इन संसाधनों में पर्यावरण के संबंध निर्जीव पदार्थ शामिल है। भूमि, जल, वायु और खनिज तथा लोहा, तांबा, सोना आदि अजैविक संसाधन ये समाप्त होने योग्य हैं या पुनर्नवीनीकरण के योग नहीं है, क्योंकि ये न तो नवीनीकृत हो सकते हैं और न ही पुनः उत्पादित। जिसमें भूमि संसाधन, भारत 32,47,263 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। क्षेत्र एवं आकार के आधार पर रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और मिस्र के बाद यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा राष्ट्र है। यह बृहत आकार स्वतः एक बहुत बड़ा संसाधन है। लगभग 30% क्षेत्र पर्वतों से ढका है, जो कि दृश्य सौंदर्य, सदा नीरा, नदियों, वनों एवं अन्य जीवों का स्रोत है। दूसरा है जल संसाधन। संसाधनों में विविधता हिमानियों, धरा, तलीय नदियों एवं भूमिगत जल, वर्षा एवं महासागरों के रूप में भू आकारों में विविधता का परिणाम है। अनुमानित औसत वार्षिक वर्षा 117 सेंटीमीटर है। भारत की पूर्ण भरण योग्य भूजल क्षमता 434 अरब घन मीटर है। आज 70% से ज़्यादा जनसंख्या अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूजल का उपयोग करती है। आधे से भी ज़्यादा सिंचाई इस स्रोत के प्राप्त है। फिर है खनिज संसाधन। भारत खनिज संसाधनों में बहुत ही धनी है और इनमें से एक औद्योगिक शक्ति बनने की क्षमता है। यहाँ लौह के आरक्षित क्षेत्र, कोयला, खनिज तेल, बॉक्साइट व अभ्रक के व्यापक निक्षेप पाए जाते हैं। झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में खनिज निक्षेपों का वृहद संकेंद्रण है। देश के कुल कोयला निक्षेप का 3/4 भाग यहाँ है। भारत में पाए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण खनिज है लौह, मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट और रेडियोधर्मी खनिज। 12 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू विधि द्वारा आहार संरक्षण के किन्हीं 2 तरीकों का उल्लेख है। तो आहार संरक्षण भोजन को सूक्ष्म जैविक वृद्धि से रोकने का एक तरीका है, जिसमें हम खाद्य को इस प्रकार से रखते हैं जिससे उसमें किसी तरह का विषाक्तता ना आए और वह लंबे समय तक स्वच्छ रहे। हम भोजनों को कीड़ों द्वारा किसी भी संभावित संक्रमण से बचा रहे हैं जिससे कि खाद्य खराब ना हो जाए। आहार संरक्षण का उपयोग भोजन को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए किया जाता है, जिसमें पहला विधि है रासायनिक विधि। तो माइक्रोबियल विकास को रोकने के लिए सदियों से नमक और खाद्य तेलों का उपयोग किया जाता है। इस वजह से अचार अतिरिक्त तेल से भरपूर होता है, मतलब जो हम लोग अचार बनाते हैं। नमकीन बनाना नमक संरक्षण की एक विधि है। नमक लंबे समय तक फलों को सुरक्षित रखता है। नमकीन मांस और मछलियों को भी सुरक्षित कर सकता है। रासायनिक विधि द्वारा खाद्य संरक्षण करने में सिरका, सोडियम
मेटाबा बाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोएट अन्य सिंथेटिक परिरक्षक के रूप में काम करते हैं। चीनी एक और आम परिरक्षक चीनी है। चीनी एक उत्कृष्ट नमी अवशोषक है। चीनी नमी की मात्रा को कम करती है और माइक्रोबियल विकास को रोकती है। 13 क्वेश्चन है, फोर्टिफिकेशन किसे कहते हैं? तो फूड फोर्टिफिकेशन से तात्पर्य खाद्य पदार्थों में एक या अधिक सूक्ष्म पोषक तत्वों की जानबूझ कर की जाने वाली वृद्धि से है। इससे इन पोषक तत्वों की न्यूनता में सुधार या निवारण किया जा सके तथा स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जा सके। इसके माध्यम से केवल एक सूक्ष्म पोषक तत्व के संकेंद्रण में वृद्धि हो सकती है। उदाहरण के लिए नमक का आयोडीकरण अथवा खाद्य सूक्ष्म पोषण तत्वों के संयोजन की एक पूरी श्रृंखला हो सकती है। यह कुपोषण की समस्या का समाधान करने के लिए संतुलित और विविधतापूर्ण आहार का प्रतिस्थापन नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन है, रंगाई से आप क्या समझते हैं? रंग चढ़ाई की विधियां बताएं। तो वस्त्रों की परिसज्जा करने का एक तरीका उनकी रंगाई करना। रंगाई से अभिप्राय है वस्त्र को रंगीन बनाना। वास्तव में वस्त्रोपयोगी तंतु अपनी प्राकृतिक अवस्था में रंगहीन होते हैं। इन तंतुओं को बाजार में लाने से पूर्व रंगीन बनाकर आकर्षक रूप प्रदान किया जाता है। रंगीन बनाने के लिए कई उपायों को अपनाना पड़ता है, लेकिन सभी उपायों में रंग चढ़ाने के लिए निम्नलिखित विधि अपनाई जाती है। रंग चढ़ाने की प्रमुख विधियां निम्नलिखित है। पहला, तंतु रूप में रंग चढ़ाना। रंग चढ़ाने के लिए सर्वप्रथम तंतुओं को अभिष्ट रंग के घोल में डुबो दिया जाता है तथा भली प्रकार रंग चढ़ जाने पर रंग के घोल से निकालकर सुखा लिया जाता है। इसके पश्चात इन तंतुओं से वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। दूसरा है धागों के रूप में रंग चढ़ाना। रंग चढ़ाने की एक विधि तंतु से बने धागों पर रंगाई करना है। इस क्रिया के अंतर्गत धागों की लच्छियाँ बना ली जाती हैं। इन लच्छियों को किसी डंडे पर लटकाकर अभिष्ट रंग के घोल में कुछ समय के लिए डुबो दिया जाता है, जिसके पश्चात उसी डंडे पर लटकी धागों की लच्छियों को सूखने के लिए रख दिया जाता है। लच्छियों के भली प्रकार सूख जाने के बाद वस्त्र निर्माण किया जाता है। तीसरा है वस्त्र के रूप में रंग चढ़ाना। इस विधि में तैयार वस्त्र को विभिन्न रंगों में रंगा जाता है। वस्त्र को निम्नलिखित विधियों से रंगा जाता है। साधारण रंगाई। इस विधि में जिस कपड़े को रंगना है उसे स्वच्छ जल में भिगोकर निचोड़ कर तैयार रंग के घोल में डुबो दिया जाता है। इस विधि से संपूर्ण वस्त्र का एक समान रंग चढ़ता है। फिर है क्रॉस रंगाई। इस विधि में 2 या अधिक रेशों से निर्मित वस्त्रों को रंगा जाता है। संपूर्ण वस्त्र को एक ही रंग में डुबो दिया जाता है, जिससे अलग अलग रेशे अलग अलग मात्रा में रंग अवशोषित कर ले। इस प्रक्रिया में कभी कभी यह भी हो जाता है कि कोई रेशा रंगहीन रह जाए। बटाई में अंतर होने के कारण रेशे भिन्न भिन्न शेड के रंग ग्रहण कर लेते हैं। फिर है बांध कर रंगना। इस विधि से रंगाई करने के लिए कपड़ों को धागे की सहायता से नमूनों के अनुसार बांध दिया जाता है। इसके पश्चात उसे रंग में डाला जाता है। बंधे स्थान पर रंग नहीं चढ़ता। वस्त्र के सूख जाने पर गांठ खोल देते हैं। इस विधि में रंगाई के लिए 2 या अधिक रंगों का उपयोग किया जाता है। बंधेज रंगाई विधि का सर्वाधिक प्रयोग जयपुर में किया जाता है। खंड ग मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 15वां नंबर क्वेश्चन है, संतुलित आहार से तात्पर्य महंगा आहार नहीं है, इस कथन की पुष्टि करें। तो भ्रमवश अनेक लोग महंगे व दुर्लभ आहार को अच्छा, संतुलित एवं उपयोगी आहार मान लेते हैं, परंतु वास्तव में आहार की कीमत तथा उसके गुणों और उपयोगिताओं में कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। महंगे से महंगा आहार भी असंतुलित आहार हो सकता है यदि उसमें आहार के अनिवार्य तत्व सही मात्रा एवं अनुपात में न हो। इसके विपरीत सस्ते से सस्ता आहार भी संतुलित आहार हो सकता है यदि उसमें सभी आवश्यक तत्व अभिष्ट मात्रा में उपस्थित हो। उदाहरण के लिए हमारे देश में मेवे एवं मीट महंगे खाद्य पदार्थ है, परंतु यदि हमारे आहार में केवल इन्हीं पदार्थों को ही ग्रहण किया जाए और साग सब्जी, ताजे फलों, अनाज, दूध आदि की अवहेलना की जाए तो हमारा आहार अधिक महंगा होने पर भी संतुलित आहार की श्रेणी में नहीं आ सकता। इस तथ्य को जान लेने के उपरांत यह समझ लेना चाहिए कि कम आय एवं सीमित आर्थिक साधनों वाले व्यक्ति भी संतुलित आहार ग्रहण कर सकते हैं। संतुलित आहार प्राप्त करने के लिए संतुलित आहार के अनिवार्य तत्वों एवं उसके संगठन को जानना आवश्यक है, न कि अधिक धन व्यय करने की आवश्यकता है। गरीब व्यक्ति भी संतुलित आहार ग्रहण कर सकता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ के चुनाव को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करें। तो खाद्य पदार्थों को हम प्रतिदिन उपयोग करते हैं। खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण हम शीघ्र नष्ट होने वाले, कुछ समय बाद नष्ट होने वाले तथा शीघ्र नष्ट न होने वाले खाद्य पदार्थों के आधार पर करते हैं। संग्रह करते समय इस वर्गीकरण का विशेष ध्यान रखा जाता है। शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों का जीवन काल, शीघ्र नष्ट न होने वाले
खाद्य पदार्थों के जीवन काल से काफ़ी कम होता है। भोज्य पदार्थों का चुनाव करते समय उनकी ताजगी और पौष्टिकता का भी ध्यान रखा जाता है। भोज्य पदार्थ के चयन को माध्यम, मित्र मंडली तथा भोजन मूल्य प्रभावित करते हैं। खाद्य पदार्थों के चयन को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। पहला, पारिवारिक तथा सांस्कृतिक मूल्य। तो व्यक्ति के पारिवारिक तथा सांस्कृतिक मूल्यों का प्रभाव उसके भोजन पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। दूध, मांस, मछली आदि प्रोटीन के उच्च साधन युक्त भोजन परिवार के पुरुषों को दिया जाता है। शेष भाग को परिवार के अन्य सदस्यों में बांटा जाता है। कुछ राज्यों में विशिष्ट भोजन जैसे दालें, सब्जियां, घी आदि गर्भवती एवं धात्री माता को नहीं दिया जाता है। ऐसी सांस्कृतिक मूल्य स्त्री के पोषण स्तर को गिरा देते हैं। कई संप्रदायों में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध होता है, जो शरीर की कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। इन पारिवारिक सांस्कृतिक मूल्यों के कारण भी भोजन का चयन प्रभावित होता है और उत्तम पोषण से व्यक्ति दूर रहता है। दूसरा है माध्यम। भोज्य पदार्थों के चयन पर माध्यम का भी प्रभाव पड़ता है। उत्पादक अपने खाद्य पदार्थों के विज्ञापन पर काफ़ी धन व्यय करते हैं, जिससे वे अपने खाद्य पदार्थों का प्रचार कर उनकी मांग में वृद्धि कर सके। यह प्रचार जनता को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। इन विज्ञापनों से ज्ञात होता है कि कौन सा खाद्य पदार्थ वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होता है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस भोज्य पदार्थ को लेना चाहिए। चाय या कॉफ़ी के लिए कौन सा दूध पाउडर अधिक उपयोगी। चाय के कौन से ब्रांड में क्या विशेषता है। उत्पादक कुछ ऐसे भोज्य पदार्थों का भी उत्पादन करते हैं जो समय तथा शक्ति बचाने में सहायक होते हैं, जैसे मैगी, नूडल्स आदि। तीसरा है आर्थिक कारण। एक समझदार गृह स्वामिनी अपने परिवार के लिए भोज्य पदार्थों का चयन अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर करती है। वह खाद्य पदार्थों का चयन ऋतु, मौसम में खाद्य पदार्थों की उपलब्धि, खाद्य पदार्थों की पौष्टिक क्षमता के आधार पर करती है। एक समझदार गृहिणी घर पर ही विशेष अवसरों पर स्वादिष्ट भोजन बनाना अधिक पसंद करती है, जिससे कम से कम धन खर्च में परिवार के सभी सदस्यों को स्वादिष्ट एवं पौष्टिक भोजन प्राप्त हो सके। खाद्य पदार्थों की कीमत, मात्रा, समय, ईंधन, ऊर्जा आदि को ध्यान में रखकर ही आहार का चुनाव किया जाता है। चौथा है मित्र समूह। तो व्यक्ति के भोजन की आदतों को उसके मित्र समूह वर्ग की आदतें अधिक प्रभावित करती है। विकासशील बच्चों में पिज़्ज़ा, बर्गर, शीतल पेय पदार्थ, चॉकलेट, केक आदि खाने की अधिक आदतें होती है। उनके द्वारा पसंद किए जाने वाले भोज्य पदार्थ पौष्टिक तथा स्वास्थ्यवर्धक नहीं होते। मित्र मंडली के साथ बच्चे सब कुछ खा लेते हैं, अतः खाद्य पदार्थों के चयन में मित्र वर्ग का भी प्रभाव पड़ता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, वस्त्रों की परिसज्जा से आप क्या समझते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो करघे से निकला वस्त्र अनुपयोगी, अनाकर्षक एवं त्रुटिपूर्ण होता है। इसे उपयोगी, आकर्षक एवं त्रुटिहीन बनाने तथा आज की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वस्त्र परिसज्जा कहते हैं। इसका उद्देश्य है वस्त्र के बाह्य स्वरूप में सौंदर्यात्मक एवं आकर्षण गुणों को बढ़ाना। दूसरा, वस्त्रों की क्रियात्मक गुणवत्ता बढ़ाना। फिर है वस्त्रों में विभिन्नता उत्पन्न करना। फिर है वस्त्र की उपयोगिता एवं प्रयोजनशीलता बढ़ाना। निश्चित सेवा विषय गुण एवं टिकाऊपन में वृद्धि करना। अनुकरणीय एवं बनावटीपन लाने हेतु। फिर है वस्त्रों का रख रखाव आसान बनाना। वस्त्रों को कड़ा एवं वजनी बनाना। घटिया वस्त्रों को आकर्षण बनाना। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक रेशा क्या है या कितने प्रकार का होता है। तो जो रेशे प्राकृतिक स्रोत जैसे पौधों या जानवरों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक रेशा कहलाते हैं। प्राकृतिक रेशे दो प्रकार के होते हैं, पादप रेशे एवं जांतव रेशे। पादप रेशे क्या है, तो वे रेशे जो पादपों से प्राप्त होते हैं पादप रेशे कहलाते हैं। पादप रेशों के उदाहरण है रुई, जूट, मंजू आदि पादप रेशे के उदाहरण है। रुई एक पादप रेशा है। रुई कपास पादप के फल से प्राप्त होते हैं। इसके फल नींबू के आकार के होते हैं। यह एक पूर्ण परिपक्व हो जाता है तो टूट जाते हैं और कपास तंतु से ढका बिनौल दिखाई देता है। जूट या पटसन, तो जूट एक पादप रेशा है। जूट तंतु को पटसन पादप के तनों से प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम उस पादप को उनकी पुष्पन अवस्था में ही काट लेते हैं। फिर उसकी तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखा जाता है, जिससे वे गल जाते हैं। इन तंतुओं से पटसन तंतुओं को हाथ से पृथक कर लिया जाता है। इस प्रकार हमें जो तंतु प्राप्त होते हैं उन्हें वस्त्र या अन्य वस्तु बनाने में धागों में परिवर्तित करते हैं। जूट से पायदान, चटाई, बैग इत्यादि बनाए जाते हैं। तीसरा है मंजू। मंजू एक पादप रेशा है। यह मंजू घास के पादप से प्राप्त होती है। मंजू घास का वानस्पतिक नाम सेकरम मुंजा है। यह एक बीजपत्री पादप है। इसके रेशे का उपयोग चरपाए, कुर्सियाँ व सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। फिर है जांतव रेशे। ये
वे रेशे जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं जांतव रेशे कहलाते हैं। जैसे रेशम, ऊन आदि जांतव रेशे के उदाहरण है। ऊन एक जांतव रेशा है। भेड़, बकरी, ऊँट, याक, खरगोश आदि जंतुओं के बालों से ऊन प्राप्त की जाती है। तंतु रूपी ये मुलायम बाल ही ऊन बनाने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। दूसरा है रेशम। रेशम प्राकृतिक रेशा है जो रेशम के कीट से प्राप्त होता है, मतलब कीड़ों से प्राप्त होता है। रेशम कीड़े शहतूत के पौधे पर रहता है और इसकी पत्तियां खाता है। रेशम कीड़े के जीवन चक्र की कोकून अवस्था को वयस्क के कीट में परिवर्तन होने से पहले कोकूनों को धूप या गर्म पानी में अथवा भाप में रखा जाता है। इससे रेशम प्राप्त होता है। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, भोजन पकाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है भोज्य, तो पदार्थों को सुपाच्य बनाना। भोज्य पदार्थों को सुपाच्य बनाना। आहार को ग्रहण करने से पूर्ण लाभ तभी प्राप्त होता है जबकि उसका अच्छी प्रकार से पाचन हो जाए। पाक क्रिया या भोजन को पकाने का मुख्य उद्देश्य भोज्य पदार्थों को सुपाच्य बनाना होता है। बिना पकाए भोजन पदार्थों को यदि ग्रहण किया जाता है तो इस दशा में उनका पाचन प्रायः असंभव ही होता है। अतः भोज्य पदार्थों को सुपाच्य बनाने के उद्देश्य से उन्हें अनिवार्य रूप से पकाया जाता है। दूसरा है आहार को अधिकाधिक स्वादिष्ट बनाना। तो इसको देख लीजिए बच्चों, आप लोग लिख लीजिए। फिर है आकर्षण बनाना। चौथा है आहार को विविधता प्रदान करना। पांचवा है खाद्य सामग्री को कीटाणु रहित बनाना। छठा है आहार का संरक्षण। तो ये लास्ट पॉइंट था, आहार का संरक्षण। तो बच्चों आप लोग मिलान कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।